यहाँ के सामान्य व्यक्ति से लेकर महात्मा गांधी जी तक सबकी एक महत्वाकांक्षा रही कि मैं राम जैसा बनूं। ये हुआ कैसे? ये हुआ इन कलाओं के कारण ही हुआ है। राम कथा समाज में सार्वत्रिक है और वो जो आदर्श उस वक्त थे उसके अनुसार जीने की एक महत्वाकांक्षा आज समाज में विद्यमान है। कला साहित्यकार इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहने वाला भी एक वर्ग है, मगर जिस समाज में ये धारणा रहती है कि इनकी आवश्यकता नहीं है, केवल ये वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट्स की आवश्यकता है, ऐसे समाज को ना तो वैज्ञानिक मिलते हैं, ना टेक्नोक्रेट मिलते हैं, ना ये कलाकार मिलते हैं। कला और साहित्य ये समाज को दिशा देना, समाज की दिशा यदि ठीक नहीं है तो उसको मोड़ना, इसने निश्चित रूप से अपनी एक भूमिका निभाती है। सामाजिक स्तर पर जैसे है वैसे व्यक्तिगत स्तर पर भी किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदलने की ताकत ये ललित कलाओं में निश्चित रूप से है। 5000 साल से पहले से ये कला साधना जो चल रही है उसके परिणाम स्वरूप ये वातावरण आज उत्पन्न हो रहा है, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। कुछ हजार साल पहले अपने यहाँ प्रभु रामचंद्र जी नामक एक महान विभूति का जन्म हुआ। उन्होंने अपने जीवन में व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक, परिवार जीवन के लिए आवश्यक और समाज जीवन के लिए आवश्यक, उसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक ऐसे अनेक आदर्शों का, अनेक मूल्यों का प्रत्यक्ष व्यवहार करके अपने जीवन में दिखाया। उस सारे आदर्शों को, उन घटनाओं को एक महाकवि ने शब्दबद्ध किया और जब वो महाकाव्य लिखा गया तब से आज तक हम देख रहे हैं वही राम कथा ये सारी कलाएं अपनी अपनी पद्धति से व्यक्त करती आ रही है। जो आदर्श प्रभु रामचंद्र जी ने प्रस्थापित किए थे उन आदर्शों का समाज में लेकर जाने का काम, बहुत महत्वपूर्ण काम ये गीतकारों ने, संगीतकारों ने, नाटककारों ने, कठपुतली चलाने वालों ने, बहुरूपियों ने, नटों ने, ये सब ने किया है। कुछ हजार साल पहले इस धरातल पर जो हुआ वो आज हम तक पहुंचाने का काम इन सारी कलाओं ने, विधाओं ने हमारे यहाँ किया है। और हम सब देखते हैं ये आदर्श आज समाज में सार्वत्रिक हुए हैं। वो राम कथा समाज में सार्वत्रिक है और वो जो आदर्श उस वक्त थे उसके अनुसार जीने की एक महत्वाकांक्षा आज समाज में विद्यमान है। यहाँ के सामान्य व्यक्ति से लेकर महात्मा गांधी जी तक सबकी एक महत्वाकांक्षा रही कि मैं राम जैसा बनूं। ये हुआ कैसे? ये हुआ इन कलाओं के कारण ही हुआ है, ऐसा हम सब देख सकते हैं। एक काव्य, फिर कला की एक दृष्टि से अभिव्यक्ति और समाज का आज का मानस, ये प्रवास ये गत हजारों साल अपने देश में चला है, ऐसा हम देखते हैं। ये राम कथा ने और राम कथा पर जो विभिन्न कलाओं की प्रस्तुतियां हुई है उसका प्रभाव माइक्रो स्तर पर यानी सूक्ष्म स्तर पर हम पर, हर व्यक्ति के मानस पर है और सामाजिक स्तर पर अपने देश का, अपने समाज का मानस, उसका पूरा व्यक्तित्व ये कलाओं की अभिव्यक्तियों ने बनाया है, ऐसा हम देख सकते हैं। ये एक व्यक्ति का जीवन, फिर कलाओं की एक दृष्टि से प्रस्तुति उस जीवन की, और आज समाज का बना हुआ मानस, ये एक दीर्घ प्रवास हमारे सामने है। और ये पीढ़ियों को लांघ कर हमने देखा है कि राम के नाम से आज का युवा भी कैसे रोमांचित होता है। ये हुआ है कैसे? तो इन सारे कलाओं ने वो आदर्श, वो तत्वज्ञान, वो घटनाएं हम तक जो पहुंचाई है उसके कारण हुआ है। ये जो सिविलाइजेशनल एथॉस है, ये सांस्कृतिक एथॉस है, ये किसी राजा महाराजा राज से भी ज्यादा परिणामकारक अपने यहाँ हुआ है। समाज का पूरा मानस बनाने में ये कलाओं की भूमिका ये बहुत महत्वपूर्ण रही है और रह रही है, ऐसा हम सब देखते हैं। अनेक बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कलाओं का और साहित्य का, इतिहासकारों का क्या महत्व है। आज वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, आज टेक्नोक्रेट्स की आवश्यकता है, कला साहित्यकार इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहने वाला भी एक वर्ग है, मगर जिस समाज में ये धारणा रहती है कि इनकी आवश्यकता नहीं है, केवल ये वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट्स की आवश्यकता है, ऐसे समाज को ना तो वैज्ञानिक मिलते हैं, ना टेक्नोक्रेट मिलते हैं, ना
ये कलाकार मिलते हैं। ये कला और ये साहित्य, ये जो है वो विहीन जो समाज होता है, वो समाज वो हृदयहीन होता है, संवेदनाहीन होता है। ये वास्तव है कि बिना कला का मिला साहित्य का समाज ये हृदयहीन संवेदनाहीन है। साथ ही साथ बिना समाज के विचार की हुई कला है वो धरातल खो जाती है, वो त्रिशंकु अवस्था हो जाती है, वो उच्छृंखल बन जाती है। समाज और कलाओं का ये एक अन्योन्य संबंध, समाज के मानस का और कलाओं का एक अन्योन्य संबंध ये निश्चित रूप से हम देख सकते हैं। हम ये कलाओं की और एक भी भूमिका रहती है। जो हुआ है वो चित्रित जैसे किया जाता है, वैसे समाज में जो प्रश्न अनुत्तरित है, जिन प्रश्नों का अभी उत्तर नहीं मिला है, ऐसे प्रश्नों को स्वर देना, ऐसे प्रश्नों को शब्द देना, ऐसे प्रश्नों को प्रस्तुति के रूप में समाज के सामने लाना, यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका कलाओं की रहती है। जो न सुलझे हुए प्रश्न हैं और उनके संभाव्य उत्तर भी ये कला की प्रस्तुति के माध्यम से हमारे सामने ये आते हैं। हम देखते हैं कि आज भी महाभारत, आज भी हमारे सामने जो अनुत्तरित प्रश्न है वो महाभारत के प्रस्तुति के माध्यम से खोजने का प्रयास ये चलता रहता है। और ये केवल भारत में होता है ऐसी बात नहीं है, हम सब जानते हैं। दो केवल प्रमुख उदाहरण दूंगा। एक है लियोनार्डो दा विंसी ने जो मोनालिसा का चित्र निर्माण किया। आज हम देख सकते हैं कि फ्रांस के इतिहास को एक नया मोड़ देने वाला वो एक चित्र था। कला ने समाज के प्रवाह को एक दृष्टि से मोड़ा था। अमेरिका में जो गुलामी की परंपरा थी, उस परंपरा को चैलेंज करने वाला पहला एक नॉवेल था अंकल टॉम्स केबिन। तो कला और साहित्य ये समाज को दिशा देना, समाज की दिशा यदि ठीक नहीं है तो उसको मोड़ना, इसने निश्चित रूप से अपनी एक भूमिका निभाती है। सामाजिक स्तर पर जैसे है वैसे व्यक्तिगत स्तर पर भी किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदलने की ताकत ये ललित कलाओं में निश्चित रूप से है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का वो घटनाक्रम हम सब ने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा। स्वामी जी अमेरिका जा रहे थे और गुजरात से मुंबई की तरफ ये उनका प्रवास चल रहा था। साथ में ये जो खेतरी के महाराजा है अजीत सिंह, वो भी उनके साथ थे। रात का पड़ाव एक जगह हो गया। दो अलग अलग टेंट्स में दोनों की व्यवस्था थी। एक में स्वामी जी रुके थे और दूसरे में महाराजा रुके थे। रात का समय, जैसे ही रात का समय हो गया तो महाराजा के टेंट में गाना बजाना नृत्य ये शुरू हो गया। और महाराज ने स्वामी जी को भी निमंत्रण भेजा, आप भी आइए, गाना सुनिए, नृत्य देखिए। तो स्वामी जी ने कहा तो मैं तो भगवा पहना हुआ हूं, मुझे ये सारी बातें वर्जित है, मैं ये नहीं कह सकता। और जैसे ही वहां गान की नृत्य की प्रस्तुति करने वाली वो जो बहन थी, उनके कान पर ये बात आ गई कि स्वामी जी ने कहा कि ये सब बातें मेरे लिए वर्ज्य है। तो जब चल रहा था वो गाना, वो उन्होंने रोका और सूरदास जी का एक भजन शुरू किया। हम सब वो भजन से परिचित है, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। और जैसे ही उसके अंतरे शुरू हो गए कि फौलाद का एक टुकड़ा तलवार बन जाता है, घात का कारण बन जाता है। दूसरा टुकड़ा किसी मंदिर के कलश पे विराजमान होता है, जिसके दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। वर्षा की एक बूंद गटर में पड़ती है और गंदी हो जाती है, दूसरी बूंद जमुना जी में पड़ती है, तीर्थ हो जाती है। पहले केस में पारद जो होता है दोनों लोहों को सोना बना देता है, और दूसरे विषय में गंदे पानी को भी और जमुना जल को भी गंगा स्वीकार करती है और दोनों का तीर्थ बना देती है। ईश्वर समदर्शी है। जैसे ही ये अंतरा पूरा हो गया, स्वामी जी के कान पर यह भजन पड़ा, स्वामी जी तुरंत अपने टेंट से बाहर निकले। उस जो नर्तिका थी, जो गायक बहन थी, उसके चरणों में जाकर बैठे। स्वामी जी लिखते हैं कि मेरे अंदर जो सामाजिक अद्वैती है उसका जन्म एक नर्तिका के चरणों में हुआ है। एक व्यक्ति, इतने महान व्यक्ति के जीवन को भी दिशा देना, उसमें परिवर्तन लाने की ताकत इन ललित कलाओं में है। यह हमारा प्रभाव है और परिणाम आज तक हमने करके दिखाया है, व्यक्ति के मानस पर भी और समाज के मानस पर भी। हर वर्ग को समान सम्मान, समान अवसर, समान प्रतिष्ठा,
समान न्याय और समान सुरक्षा की बात हम करते हैं। इतिहास काल में जैसे पहले बताया गया, गलती से इसमें कहीं कमी हुई है तो उस कमी को पूर्ण करना, उन पापों का क्षालन करना, उन गलतियों को सुधारना, यह भी इस समरसता के काम में अंतर्निहित है। और इसके लिए आवश्यक अन्य समाज के मानस में परिवर्तन करने की जो भी कुछ आवश्यकता है वो पूर्ण करने का काम ये समरसता के कार्य के अंतर्गत आता है। तो जिन वर्गों के अधिकार और सुरक्षा की, न्याय की, प्रतिष्ठा की हम बात करते हैं, उनका और हम जिसको संस्कृति कहते हैं, उस संस्कृति का नाता क्या, ये यदि सोचना है, देखना है, तो यदि संस्कृति यानी हमारे यहाँ का धर्म, हमारे यहाँ के मूल्य, हमारे यहाँ के महापुरुष, उन्होंने अब प्रस्तुत किए हुए आदर्श और उन आदर्शों को समाज तक पहुंचाने वाली ललित कलाएं, यहाँ उत्पन्न हुई मूर्तियां, यहाँ उत्पन्न हुए मंदिर, ये सब मिलके यदि संस्कृति होती है तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हम जिस संस्कृति का गर्व करते हैं, जिस संस्कृति के बारे में हमें बहुत ही आदर की, सम्मान की भावना है, वो संस्कृति निर्माण करने में, उसकी रक्षा में, उसके संवर्धन में इन वर्गों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जिन वर्गों को आज की परिभाषा में मार्जिनलाइज सेक्शन, अंडर प्रिविलेज सेक्शन, वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, ऐसे अनेक अनेक नामों से लिया जाता है, इस हर वर्ग का इस संस्कृति के निर्माण में, संवर्धन में, रक्षा में ये स्थान है, ये हमको ध्यान में लेना पड़ता है। जिस संस्कृति की हम बात करते हैं वो जैसे राम और कृष्ण की है, वैसे वाल्मीकि जी की और व्यास जी की भी है। ये संस्कृति जैसे महर्षियों की है वैसे जाबाली ऋषि की भी है। ये संस्कृति जैसे आदि शंकराचार्य जी की है वैसे ही आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत तत्वज्ञान को धरातल पर उसका अनुभव करने वाले उस चांडाल कहे जाने वाले व्यक्ति की भी यह संस्कृति है। यह रानी लक्ष्मीबाई की संस्कृति है, वैसे अहिल्याबाई की भी है, रानी रासमणी जी की भी है और झलकारी देवी जी की भी है। ये हम सबको ये मान्य करना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसके प्रति हमको गौरव महसूस करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसके प्रति हमको कृतज्ञ भी रहना पड़ेगा। ये जो संस्कृति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो संस्कृति इन सारे वर्गों ने मिलकर बनाई हुई है। और इतना ही नहीं है, आगे चलकर हम जब देखते हैं तो विचार ये भी करना पड़ेगा कि जब योगदान की बात हम करते हैं तो संस्कृति के निर्माता करके जितने भी मैंने ये घटक गिनाए, उन सब का आज की कला की मुख्य धारा में स्थान क्या, उनका प्रतिनिधित्व क्या, उनके सुख दुख के विषय है, उनके जो प्रश्न हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, क्या आज के कला की मुख्य धारा इसको अभिव्यक्त कर रही है। मैंने इसे कहा कि हर प्रश्न को स्वर देना, रंग में भरना, शब्द में उतारना, ये कलाओं का काम है। तो क्या इन सारी बातों को आज की कलाएं प्रतिनिधित्व कर रही है उसका? यदि कर रही है तो अपनी भूमिका योग्य पद्धति से कलाएं निभा रही है, हम कह सकते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि बहुत बार जिस एक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर से हम सब लोग आते हैं, बहुत सारे शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तो हमारे मन में आता है कि ये प्रश्न बचा कहाँ है। ये छुआछूत का प्रश्न, जन्मजात भेदभाव का प्रश्न है कहाँ? सब तो साथ में रह रहे। मगर हम जब गहराई में जाएंगे तो ध्यान में आता है कि इस प्रश्न का स्वरूप तो बहुत बदला है। संत महात्माओं के काम के कारण, ऋषि मुनियों के काम के कारण, समाज सुधारकों के काम के कारण, संविधान के कारण और शासकीय प्रशासकीय योजनाओं के कारण इस प्रश्न में बहुत सारा अंतर आया है। मगर परिस्थिति बदलने के साथ इस वर्ग के प्रश्न भी बदले हैं। कुछ प्रश्न वैसे ही है, कुछ प्रश्न बदले हैं और कुछ नए प्रश्न आज समाज के सामने आकर खड़े हुए हैं। इन सारे प्रश्नों के प्रति संवेदनशील रहना यह समाज जीवन के हर क्षेत्र का काम है, वैसे ललित कलाओं का भी एक दृष्टि से काम है। मैं जिन प्रश्नों का उल्लेख कर रहा हूं, वो घड़ी को छुआ, इसके लिए बच्चे को मारपीट हुई, पानी लेने में मना कर दिया गया, मंदिर में प्रवेश मना कर दिया गया, कहीं घोड़ी पर से उतारा गया, कहीं दाढ़ी निकाल ली गई,
कहीं भोजन माता जो मध्याह्न भोजन पकाती है वो अनुसूचित जाति की है, इसके लिए बच्चों ने भोजन पर बहिष्कार कर दिया। ऐसे बातों की चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा हूं, मगर ये जन्म के आधार पर शैक्षणिक जो बातें चलती है वो शैक्षणिक और सामाजिक परिस्थिति बदलने के बाद भी वैसे के वैसे विद्यमान रहती है। ये भी आज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी एक बहन जो प्रोफेसर है, एक बहुत बड़े कॉलेज की रेक्टर भी है, वो अपने नाम के साथ वाल्मीकि लगाती है और उनका अनुभव ऐसा है कि 12-13 जगह नए शहर में आने के बाद घर मकान किराए पर लेने के लिए गई, पैसा देने के लिए तैयार थी, मगर नाम के सामने वाल्मीकि था, इसके लिए घर नहीं मिला। और विडंबना दूसरी ऐसी है, दूसरा विचित्र है, वो ऐसी है कि उन्होंने अपने नाम के सामने होने वाला वाल्मीकि हटा दिया और अपना गोत्र लगा दिया, तो दूसरे ही दिन अच्छा घर मिल गया, क्योंकि वो गोत्र वाल्मीकि समाज में और ब्राह्मण समाज में एक ही है। यह प्रश्न का स्वरूप है। आज दूसरी एक डॉक्टर बहन है, हम कला से संबंधित है, तो हाथ पर मेहंदी लगाने की भी एक कला है। उस क्षेत्र में जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया है, उस पर परंपरा से विवाह के प्रारंभ में हाथ पर मेहंदी लगाने का काम उस समाज के पास है। डॉक्टर होने वाले इस बहन की जो आंतरिक पीड़ा है वो ये है कि वो डॉक्टर है तो भी उनको बाध्य किया जाता है मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि बाकी कोई है नहीं। मगर उनके मन की पीड़ा यह है कि जिस दिन मैं हाथ पर मेहंदी लगाती हूं और विवाह का विधि प्रारंभ हो जाता है, तो दूसरे दिन से मेरे मेहंदी लगाने के बाद सिवा विवाह विधि शुरू नहीं होगा, और जैसे ही मेहंदी लगाऊंगी दूसरे दिन से मेरा उस घर में प्रवेश बंद। ऐसी अनेक समस्याएं आज है। निर्भया के बाद समाज की एक रिएक्शन और हाथरस के बाद समाज की दूसरी रिएक्शन, ये आज इस समाज के मन में होने वाला क्रोध है। यदि अपनी जो कलाएं हैं वो समाज के सारी कलाएं, समाज के हर प्रश्न के बारे में संवेदनशील होना, उनको शब्द स्वर देना, उनके उत्तर के लिए संभाव्य उत्तर खोजना, ये सारी बातें कलाओं में आती है, तो हमको विचार करना पड़ेगा कि इस दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम कलाओं के बारे में देखते हैं कि कौन सा कलाविष्कार मेरे मन पर असर करता है। मैं सोचता हूँ, मैं तो यहाँ जैसे सबके नाम के पहले डॉक्टर है, वैसे मैं विद्वान भी नहीं हूँ, मैं कलाकार भी नहीं हूँ, मगर मेरी आंख से कान से मैं कला का आस्वाद लेता रहता हूँ। मेरी विद्वत्ता न होना और मेरा कलाकार न होना आस्वाद लेने को मुझे नहीं रोक सकता। मगर मैं जब ये सोचता हूँ कि कौन सा कला का आविष्कार मेरे मन पर असर करता है, तो ऐसे जो कला की प्रस्तुतियाँ रहती है कि जो अनुभव मुझे मालूम है, जो अधिक गहरे रूप में मेरे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, एक नए अर्थ में आ जाते हैं। अनुभव मेरा है, मैं जानता हूं, मगर ऐसी प्रस्तुति होती है तो मुझे लगता है कि अरे बहुत अच्छा। कुछ बातें ऐसी रहती है कि जिसे मुझे धुंधला सा अनुभव है, स्पष्ट मैं व्यक्त नहीं कर सकता, अभिव्यक्त करने की क्षमता मुझ में नहीं है। ऐसा कोई आविष्कार सामने आ जाता है तो मुझे लगता है कि अरे हाँ, मुझे यही कहना था। तो ऐसी प्रस्तुतियां हैं वो मुझे बहुत छू जाती है। और तीसरी बात है कि जो अनुभव लेने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूं, संभव ही नहीं है मेरे लिए, जैसे स्त्री होने का, मां होने का अनुभव मैं नहीं ले सकता, मगर ऐसी जो भावनाएं हैं, ऐसी जो अनुभूतियां हैं, वो कहीं शब्द से, कहीं रंग से, कहीं सुर से मेरे सामने आ जाती है, तो मुझे लगता है कि अरे जो अनुभव मुझे नहीं है, ये अनुभव इस प्रस्तुति ने मुझे दिलाया, मुझे व्यक्ति के रूप में विकसित किया। तो ये बातें जो रहती है ये मेरे मन पर असर करती है। अपनी कलाओं की ताकत यह है कि ये कलाएं कोई भी भाषा बोल सकती है। ये वैश्विक भाषा है कला की। किसी भी समाज की, किसी भी व्यक्ति के वेदना को, अनुभव को, सुख को ये स्वर और शब्द देने की क्षमता रखने वाले आप सब लोग हैं। तो समरसता के अपनी भूमिका के बारे में ये जो सारा वर्ग है, इन वर्गों के अभिमान के भी विषय है, उनके स्वाभिमान के भी विषय है, उनकी उपलब्धियां भी है। क्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं? तो कर रहे हैं, यहाँ 3 दिन 4 दिन ये हो ही रहा है, तो उसका अर्थ ये हो जाता है कि हम समरसता में अपना योगदान दे रहे हैं। इस वर्ग का वास्तव जिन वर्गों को मालूम नहीं है, जैसे मैंने कहा कि जो अनुभव मुझे नहीं है वो अनुभव मुझे कलाएं कराती है, तो इन वर्गों का जो वास्तव है, जो मानस है, उनके अभिमान के, स्वाभिमान के विषय है, उनकी समस्या है, वो समाज पर ले जाने की भूमिका सारी ललित कलाओं को एक दृष्टि से करने की आवश्यकता है। ऐसी कुल मिलाकर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। अब इसमें करणीय कुछ बातों के बारे में जो हम सब कर ही रहे हैं,
उसका केवल स्मरण मात्र मैं करूंगा। एक केवल दूसरा उदाहरण मैं दूसरे क्षेत्र का देता हूं कि टोकनिज्म का भी कुछ महत्व रहता है। 2020 में यह इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स नाम की एक संस्था है, वो एकत्रित बैठी थी। अभी ये तो इंटरनेट पर और टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली संस्था है, मगर एकत्रित जब बैठी वो, तब उन्होंने एक निर्णय किया 2020 में कि इंटरनेट के पूरे विश्व में जो 4 शब्द प्रचलित थे, ब्लैकलिस्ट, व्हाइट लिस्ट, स्लेव, मास्टर, ये 4 शब्दों को उन्होंने बैन कर दिया। इन शब्दों का उपयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये शब्दों का उपयोग जब हम करते हैं तो जिनको रेसिज्म का सामना करना पड़ा है उनको पुरानी जो दुखद बातें हैं वो स्मरण में आती है। तो उन्होंने ब्लॉक लिस्ट, अलाउ लिस्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी, ऐसे 4 शब्दों का उनके पर्याय के रूप में ये उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। हम कहेंगे कि इससे तो थोड़ी सी रेसिज्म बंद होने वाला है, ये तो टोकनिज्म है, मगर ये टोकनिज्म का भी एक महत्व रहता है। ये हमारी इंटेंट बताता है कि हमको ये करना है, ये हमारी इच्छा शक्ति बताता है। अपने अपने क्षेत्र में समरसता का संदेश समाज तक पहुंचाने की दृष्टि से दोनों तरफ कि एक तरफ सांत्वना, एक तरफ आगे बढ़ाने का प्रयास और दूसरी तरफ समाज के दूसरे वर्ग को अंतर्मुख करने का प्रयास। इसके लिए टोकनिज्म के रूप में भी जो जो हम कर सके वो करने की एक दृष्टि से आज आवश्यकता है। दूसरी बात सामने आती है कि एक दुर्भाग्य है अपना, वो यानी जो संस्कृति और जो इतिहास जिनके अभिमान का, स्वाभिमान का विषय है, जिनके लिए वो उपयुक्त है, जिनको उसकी रक्षा करनी है, वो लोग उस संस्कृति का, इतिहास का, तत्वज्ञान का अध्ययन नहीं करते। ये हमारे लिए भी वही है कि जिस संस्कृति का और तत्वज्ञान का हम बहुत अभिमान से, स्वाभिमान से उल्लेख करते हैं, उसका अध्ययन हम नहीं करते, मगर जिनको उनको उद्ध्वस्त करना है, जिनको उसको नष्ट करना है, उसके आधार पर समाज में अराजकता फैलानी है, ऐसे लोग उन बातों का बहुत अच्छे पद्धति से विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं। और उन ऐसे, जिसको आज की परिभाषा में चेरी पिकिंग कहा जाता है, कि अपवादात्मक जो उदाहरण है, ऐसे उदाहरणों को, ऐसे घटनाओं को, ऐसे वचनों को चुन चुन कर निकाल कर उनकी ललित पद्धति से अभिव्यक्ति करते हुए, यही आपका इतिहास है, यही आपका तत्वज्ञान है, इतने बुरे लोग आप हैं, ऐसी एक दृष्टि से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भूमिका, एक घृणा की भूमिका अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति उत्पन्न करने का प्रयास आज निश्चित रूप से कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थतंत्र भी है, उसकी चर्चा में मैं नहीं जा रहा, मगर ऐसी घटनाएं जब होती है तब खुलकर बोलना यह भी एक आवश्यक बात है। सामान्य व्यक्ति यदि बोलता है तो उसका असर, और सेलिब्रिटी इस नाम से जाने जाने वाले आप सब लोग हैं, वो जब बोलते हैं तो उस पर समाज का होने वाला असर, इसमें बहुत अंतर आता है। ये निश्चित रूप से हमको देखना पड़ेगा। हम आर्य चाणक्य का नाम अभिमान से लेते हैं, मगर चाणक्य ने जो कहा उसका अनुसरण ये लोग करते हैं। चाणक्य ने कहा कि कोई भी व्यवस्था यदि उद्ध्वस्त करनी है, कोई भी व्यवस्था है, तो उसको ललित अंग से बदनाम करो। किसी व्यवस्था को उद्ध्वस्त करना है तो उसको ललित कलाओं के माध्यम से उसको बदनाम करो, वो अपने आप शर्मरा जाएगी। कहा उसने अनुसरण करने वाले को दो कि आज 6-7 साल केवल इसी विषय का काम करने के बाद मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि जिन घटनाओं को लेकर, वचनों को लेकर, परंपराओं को लेकर अपने संस्कृति को एक विभाजनवादी संस्कृति, एक ऑप्रेसिव संस्कृति करके चित्रित किया गया है, उससे अधिक बड़े मात्रा में उदाहरण समाज को एकात्म में रखने के अपने परंपरा में, संस्कृति में, इतिहास में, वाङ्मय में है। उसको खोज कर निकाल के उनकी ललित पद्धति से अभिव्यक्ति करना, ये हम कर ही रहे हैं। वो जितनी सघनता से हम करेंगे समाज का वातावरण बदलने में, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी होंगे, ऐसा विश्वास मुझे लगता है। मैं ये भी जानता हूं कि क्रोध, गुस्सा, विद्रोह ये चित्रित करना बहुत आसान है, उसमें एक अपील है, मगर एकात्मता का विषय, समग्रता का, होलिस्टिक थॉट जो है वो ललित माध्यम से एक दृष्टि से समाज तक पहुंचाना ये बहुत कठिन है।
हम सब जानते हैं साम्यवादी विचार का ललित चित्रण आसान है, हिंदुत्व का ललित चित्रण कठिन है, परंतु कठिन बात करने के लिए ही हम संस्कार भारती के कार्यकर्ता बने हैं। यह चैलेंज हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि अपने परंपरा में जितनी भी ऐसी एकात्मता व्यक्त करने में बातें हैं वो हम ये समाज तक लेकर जाएंगे और समाज का मानस, जैसे रामायण और राम कथा समाज का मानस बनाने में समर्थ हुई है, अपनी अभिव्यक्ति भी समाज का मानस बदलने में यह निश्चित रूप से ये हो सकती है। ऐसी कुछ बातें हैं वहाँ ऐसे समुदाय में, परंपरागत कला समुदाय में संपर्क, उनको अपने दायरे में लाने का विषय है। वहाँ की जो युवा प्रतिभा है, उसको जो टैलेंट है उसको परफॉर्मेंस में बदलने के लिए आवश्यक ऐसी जो बातें हैं, जो गाइडेंस देना पड़ेगा, वो भी हम सब कर सकते हैं। ये भी एक समरसता का काम है कि ट्रेडिशनली वंचित वर्ग में जो है ऐसा कहा जाने वाले कलाकार युवा कलाकार हैं, आप उनको हाथ देंगे तो आगे बढ़ेंगे और वो ही समरसता के शिलेदार आगे बन जाएंगे। इसकी एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये समरसता का विचार हम धर्म सुधार का विचार करके नहीं कर रहे हैं। अपने धर्म में, अपने तत्वज्ञान में मूलतः ये जन्मजात विषमता का कहीं स्थान नहीं है। हम ये कोई सुधार की काम नहीं कर रहे, शुद्ध रूप में हिंदुत्व को प्रस्तावित करने का काम कर रहे हैं। ये काम करना एक दृष्टि से ये फिलॉन्थ्रोपिक वर्क नहीं है, ये परोपकार का, उपकार का, करुणा का काम नहीं है, ये भय और प्रतिक्रिया से भी करने का काम नहीं है, ये कानूनी अनिवार्यता भी नहीं है, ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय कार्य है। समाज के हर हिस्से को न्याय मिलने के बाद ही राष्ट्र ये विश्वगुरु बन सकने वाला है। ये राष्ट्रीय कार्य है हमारे दृष्टि से। ये बात ये करें और हम समाज में बदली हुई परिस्थिति में भी एक परिस्थिति प्रश्न भी बदले, संवेदनाशीलता भी बदली है उसके प्रति, और संवेदनाशील होते हुए ऐसे एक समाज के निर्माण की हम बात करते हैं कि मेरे जैसा जो एक्टिविस्ट है वो ये कह सकता है, फील्ड पर काम करने वाला, कि मुझे क्या करना है तो समाज में समान न्याय, समता, मैंने जो बातें कही, अवसर प्राप्त, ये इस्टेब्लिश करना है। मगर ललित कलाओं में जो काम करने वाले लोग हैं उनको ऐसे समाज का एक चित्र, एक आपकी विशेष पहचान है कलाकार करके, तो जिनकी विशेष पहचान है उनको एक विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व भी रहता है। तो ऐसे समाज की निर्मिति हमको करनी है, समरस समाज की। उसमें कलाकारों के दृष्टि से जहां कोई भी प्रतिभा जो है वो विकसित होने में वो उसको कोई अड़चन नहीं है, कोई भी जो श्वास है वो रुकती नहीं है, वो कहीं दम घुटता नहीं है किसी का। समाज विवेकी बना है और प्रतिभाएं प्रस्फुटित हो रही है। ऐसे समाज की निर्मिति में हम सब अपने ललित कलाओं के माध्यम से काम कर ही रहे हैं। आप सब लोग जो काम कर रहे हैं वो केवल शब्दबद्ध करने का प्रयास मैंने आप सबके सामने किया है।